चैप्टर नंबर 14 विट्रस। विट्रस क्या है? इट इज़ इनर्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, आई के पोस्टीरियर फोर्थ फिफ्थ को फिल करके रखता है। अब जो आयरस होता है वो आई को डिवाइड कर देता है दो कंपार्टमेंट्स में। आयरस से आगे वाला एंटीरियर कंपार्टमेंट, पीछे वाला पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसमें ये जेली लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है और ये कितना बनाता है, आई का फोर्थ फिफ्थ। इसका वॉल्यूम कितना है, 4 मिलीलीटर। स्ट्रक्चर देखें तो विट्रस जेल हमारे पास किससे मिलकर बना होता है, कोलेजन फाइबर से और हाइलोरॉनिक एसिड से। तो विट्रस को हम कहते हैं विट्रस बॉडी और हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं। इसके जो दो पार्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक पेरीफ्री वाला साइडों वाला, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कॉर्टिकल विट्रस, और एक सेंट्रल वाला जिसे हम कहेंगे सेंट्रल विट्रस या विट्रस बॉडी। तो ये जो कॉर्टिकल विट्रस है जो साइडों पे होता है, पेरीफ्री पे होता है, ये किस किस के साथ मिल रहा होता है, पीछे से रेटिना के साथ मिल रहा है, आगे से लेंस के साथ चिपक रहा है, ठीक है, और सिलरी बॉडीज़ के साथ चिपक रहा है और जोन्यूल्स के साथ चिपक रहा है, ऐसे ही है। उसके अलावा कोलेजन फिब्रिल्स जो होते हैं इसमें ग्रेटर होते हैं। जो कॉर्टिकल विट्रस होता है उसमें कोलेजन फिब्रिल्स ज़्यादा होते हैं, जो सेंट्रल विट्रस होता है उसमें कोलेजन फिब्रिल्स कम होते हैं। अब ये जो कॉर्टिकल विट्रस है ये जिसके पेरिफेरल में फिब्रिल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ये फिब्रिल्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं और एक फॉल्स एनाटॉमिकल मेम्ब्रेन बना देते हैं जिसे कहते हैं हाइलाइड मेम्ब्रेन। अगर तो ओरा सिरेटा से ये हाइलाइड मेम्ब्रेन आगे है तो हम इसे कहेंगे एंटीरियर हाइलाइड मेम्ब्रेन। अगर ये ओरा सिरेटा से पीछे है हम इसे कहेंगे पोस्टीरियर हाइलाइड मेम्ब्रेन। ये हाइलाइड मेम्ब्रेन बनी किस तरह है, जो पेरिफेरल फिब्रिल्स थे उन्होंने आपस में फ्यूज़ किया और फॉल्स एनाटॉमिकल मेम्ब्रेन बनाई है। अब ये ओरा सिरेटेड क्या है, इट इज़ अ सिरेटेड पोर्शन, ठीक है, सिरेशन होती है। कहाँ पे होती है, एंटीरियर आई के ना, एंटीरियर साइड पे जहाँ पे लेंस वगैरह पड़े होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर आकर रेटिना ख़त्म होता है वहाँ पर एक सिरेटेड जंक्शन होती है बिटवीन द रेटिना एंड सिलरी बॉडी। यहाँ पे रेटिना आकर ख़त्म होता है, सिलरी बॉडी जो होती है वो स्टार्ट होती है। दिस एरिया इज़ नोन एज ओरा सिरेटा। इससे आगे आगे जितने हेलॉइड मेम्ब्रेन होगी एंटीरियर हेलॉइड, इससे पीछे पीछे जितनी हेलॉइड होगी दैट इज़ पोस्टीरियर हेलॉइड। अब हम बात करते हैं सेंट्रल विट्रस की जिसे हम विट्रस बॉडी कहते हैं। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ विटनेस और इसमें जो कोलेजन फिब्रिल्स की डेंसिटी है वो कम है। इसमें एक कैनाल होती है जिसे हम हाइलाइड कैनाल या क्लोकेट्स कैनाल कहते हैं। ये क्या होती है, ये बर्थ के वक्त होती है, ठीक है, 7 महीनों से पहले पहले होती है। तो ये करती क्या है, ये ऑप्टिक डिस्क से लेकर लेंस तक ना ऐसे यूं बड़ी घूम के जाती है, बड़ी प्यारी सी बन के। तो इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, लेंस को सप्लाई करना न्यूट्रिएंट्स जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, ठीक है, 7 महीनों से पहले पहले, और 7 महीनों के बाद ये कम्प्लीटली रिग्रेस कर जाती है। अब जो विट्रस है वो कहाँ कहाँ से अटैच है, इसकी अटैचमेंट हुई हुई है, ठीक है, बड़ी शदीद अटैचमेंट है। कहाँ कहाँ से हुई है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है, अगर विट्रस आगे देखें तो लेंस की पोस्टीरियर सरफेस से चिपका हुआ है। किस तरह चिपका हुआ है, बाय द लिगामेंट ऑफ विगर। उसके अलावा विट्रस की जो बेस होगी ना वो ओरा सिरेटा के पास होगी, और ये जो बेस है दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट। विट्रस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी बेस के साथ अटैच होगा और वो ओरा सिरेटा के पास होगी। पीछे चले जाए तो विट्रस कहाँ पे अटैच है, ऑप्टिक डिस्क मार्जिन के साथ बड़ी मजबूती से, मैक्यूला के साथ अटैच है और रेटिनल ब्लड वेसल्स के साथ। अब विट्रस में एज के साथ साथ चेंजेस क्या होती हैं, बर्थ के वक्त इसमें ऑलरेडी जैसे बताया क्लोकेट्स कैनाल होती है जो कि ऑप्टिक डिस्क से लेकर लेंस तक जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, लेंस को सप्लाई करना ब्लड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, और ये 7 मंथ्स के बाद कम्प्लीटली रिग्रेस कर जाती है। यंग पर्सन में क्या है, विट्रस जेल जो होगा होमोजीनस होगा। ओल्ड एज में विट्रस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा, इसे हम कहेंगे साइनेरिसिस, लिक्विफिकेशन ऑफ द विट्रस, ये ओल्ड एज में होगा। अगर अब इस विट्रस के फंक्शन देखते हैं तो इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले कि रिफ्रैक्टिव मीडियम आई का जो है ना वो बनाता है। इसके बाद क्योंकि जेल है, थिक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, कोलेजन है, तो ये क्या करेगा, आई को स्टेबलाइज करेगा, इट स्टेबलाइजेस द वॉल्यूम ऑफ द ग्लोब। तीसरा, ये हमारे पास पाथवे बनाता है टू रीच द लेंस, ठीक है, जो हमने अभी क्लोकेट्स कैनाल की बात की थी ना, ऑप्टिक डिस्क से लेकर लेंस तक। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो में, ठीक है, या फिर जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो ये पाथवे बनाता है ऑप्टिक डिस्क से लेकर लेंस तक। क्यों, ताकि जो लेंस है उसको ब्लड सप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ विट्रस। विट्रस के क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, विट्रस लिक्विफिकेशन, वो लिक्विफाई हो जाए, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। उसके बाद क्या हो सकता है, पीवीडीज, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, ये जो हमारे पास रेटिना के साथ चिपका हुआ था पोस्टीरियर साइड से वो डिटैच हो जाए, उखड़ जाए,
ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास रेटिनल टीयर्स बन सकते हैं, रेटिनल हैमरेजेस हो सकती हैं। तो ये हो सकता है पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। और क्या हो सकता है, विट्रस के अंदर ओपेसिटीज़ बन जाए, ये फिजियोलॉजिकल भी बन सकती हैं, ये हमारे पास एक्यूमुलेशन कैल्शियम की, लिपिड्स की, ये भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन के बाद भी हो सकती है, एमोलॉइड भी इसमें डिपॉजिट हो सकता है। और क्या हो सकता है, PHPV या जिसको APHPV कह सकते हैं, एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, या सिंपली परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। होता है क्या है कि विट्रस जब एम्ब्रियो का होता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी विट्रस, और उसमें क्या होता है, वेसल्स होती हैं, ठीक है। देन वो प्राइमरी विट्रस हमारे पास रिग्रेस करना होता है नॉर्मली, लेकिन इसमें वो रिग्रेस नहीं करता बल्कि हाइपरप्लास्टिक हो जाता है। तो ये हमारे पास डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा क्या होगा, विट्रस हैमरेजेस हो सकती हैं। अब ये जो हैमरेजेस हैं ये हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ से हो सकती हैं, कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। तो डिसऑर्डर्स क्या थे विट्रस के, लिक्विफिकेशन, posterior vitreous detachment PVDs, opacities in the vitreous, APHPV या PHPV, persistent hyperplastic primary vitreous या फिर vitreous hemorrhage. Vitreous liquefaction, this is the most common degenerative change in the vitreous। और इसकी कॉजेज़ में हमारे पास क्या हो सकता है, डीजनरेशन हो सकती है, जिस तरह मायोपिया या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकती है, पहले कोई इन्फ्लेमेशन ही है, उसके बाद ये क्या हो गया, इसकी लिक्विफिकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल यूवीआइटिस, कोई ट्रॉमा हो सकता है, जैसे हमारे पास कंट्यूजन इंजरीज, कोई थर्मल इफेक्ट हो सकता है जैसे फोटोकोएगुलेशन, या क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स, उसमें हमारे पास सिम्टम्स है और एग्जामिनेशन। जब भी विट्रस जो होगा हमारा लिक्विफाई होगा तो कंप्लेंट्स जो होगी वो फ्लोटर्स की होगी। फ्लोटर्स क्या है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं मूविंग इन फ्रंट ऑफ द आई, ऐसे लगता है वो कोई चीज़ उड़ती जा रही है काली सी, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, मॉस्किटो लाइक। तो फ्लोटर्स ये जो होगी ये पहली कंप्लेंट होगी। एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, विट्रस के वो जो फिब्रिलर स्ट्रक्चर था ना, वो जो कोलाजन वगैरह सारे फिब्रिल्स थे वो लॉस्ट हो जाएगा, फिब्रिलर स्ट्रक्चर इज लॉस्ट। अब हुआ क्या, लिक्विफिकेशन हुई है, तो पॉकेट्स ऑफ द फ्लूइड जो होंगी वो नज़र आने लग जाएंगी। इन पॉकेट्स ऑफ द फ्लूइड्स के साथ क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट मटेरियल नज़र आएगा, और ये जो होंगे ना वो फ्रीली अपने विट्रस में इधर उधर घूमेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास PVDs, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। ये क्या है, इट इज सेपरेशन ऑफ कॉर्टिकल विट्रस। विट्रस हमने दो पढ़े, सेंट्रल और कॉर्टिकल। कॉर्टिकल विट्रस रेटिना से सेपरेट हो जाता है, दिस इज PVD, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। हम इसे पोस्टीरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ओरा सेरेटा से पीछे पीछे हो रहा है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है कि रेटिना जो होता है वो होता ही ओरा सेरेटा तक है, ओरा सेरेटा से आगे रेटिना जाता ही नहीं है। तो ये ऑरर सेरेटा से सब पीछे हो रहा है, सो वी कॉल इट पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, सेपरेशन ऑफ कॉर्टिकल विट्रस फ्रॉम द रेटिना। अब ये 60 ईयर्स प्लस एज में होगा। एटियोलॉजी क्या है, इसमें हमारे पास सिंकाइटिक फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, किधर, ये जो पोस्टीरियर हेलॉइड मेम्ब्रेन है उधर, और जो रेटिना की इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है उधर। हमें पता है रेटिना की जो है वो 10 लेयर्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे अंदर हमारे पास रेटिना की फॉल कर रही है विच इज़ टूवर्ड्स द विट्रस, दैट इज़ इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिना। और ये जो विट्रस है इसके जो कॉर्टिकल फाइबर्स हैं यानी कॉर्टिकल विट्रस है वो बड़े डेंस होते हैं कोलाजन के, वो कंसोलिडेट करके क्या बनाते हैं, हमारे पास एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेलॉइड मेम्ब्रेन। और अगर वो ओरा सिरेटा से पीछे हो हम इसे कहते हैं पोस्टीरियर हेलॉइड मेम्ब्रेन। सिंपली विट्रस की साइड से क्या है, पोस्टीरियर हेलॉइड मेम्ब्रेन है, और रेटिना की साइड से क्या है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास फ्लूइड अगर इकट्ठा हो जाए इसकी वजह से पोस्टीरियर विट्रल डिटैचमेंट हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट नज़र आएंगे, फ्लोटर्स नज़र आएंगे, उड़ती हुई चीज़ें नज़र आएंगी, काली काली छोटी छोटी मॉस्कीटो लाइक, ठीक है। उसके बाद रिंग लाइक ओपेसिटी है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ पैथोजेनोमिक ऑफ PVD। अब ये रिंग लाइक ओपेसिटी क्या है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा रिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ विट्रस टू द ऑप्टिक डिस्क। इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या आएंगे PVDs की, इसमें जो होगा रेटिनल हैमरेजेस होंगे या विट्रल हैमरेजेस होंगे और रेटिनल टीयर होंगे। जब ये विट्रस ही डिटैच हो जाएगा रेटिना से तो उसमें टीयर्स आ जाएंगे। टीयर्स क्या होते हैं, डायनामिकली, ठीक है, जब भी कोई चीज़ डायनामिकली होगी एक्टिव तो दैट विल कॉज टीयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ओपेसिटीज़ इन द विट्रस। ओपेसिटीज़ क्या होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स,
ठीक है, जो कि विट्रस में आ जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ फ्लोटर्स। इसकी टाइप्स क्या है, मस्की वोलिटेंटीज हो सकते हैं, एस्टेरॉयड हाइलोसिस हो सकता है, सिंकाइसिस, स्किंटिलेंस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी ओपेसिटीज़ या अमोलॉइड डिजनरेशन। सबसे पहले मस्की वॉलिटेंटिस देखते हैं। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल ओपेसिटीज़ हैं, हर बंदे में होगा, नॉर्मली होता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसमें हमारे पास प्राइमरी हेलॉइड होता है, प्राइमरी विट्रस होता है, जिसके अंदर क्या होती है, वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। देन वो रिग्रेस करता है प्राइमरी विट्रस, और उसके जितना वास्कुलर है स्ट्रक्चर है वो भी रिग्रेस करता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली कुछ ना कुछ जो वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो रह जाता है, देयर इज रेजिड्यू ऑफ हेलॉइड वास्कुलर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या नज़र आएगा, फ्लोटर्स नज़र आएंगे, ब्लैक स्पॉट्स, स्मॉल लाइक मॉस्किटोज। ये थे मस्की मस्की वॉलिटेंटीज। उसके बाद एस्टेरॉयड हाइलोसिस होंगे। ये क्या होंगे, स्मॉल वाइट राउंडेड बॉडीज होंगी, वाइट कलर की होंगी। ये क्या होती हैं, दीज आर अकोमुलेशंस ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग लिपिड। मज़े की बात, ये यूनिलैटरल होती है, एक आंख में होंगी एस्टेरॉयड हाइलोसिस, और ये एसिम्टोमेटिक है, कोई इतना सिम्टम कोई शदीद कॉज नहीं कर रही। देयर इज़ रेयर डिक्रीज इन द विजन। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये किससे एसोसिएटेड हो सकती हैं, डायबिटीज़ से, हाइपर कोलेस्टीमिया में होंगे, और यूजली ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर नहीं होती। उसके बाद आता है सिंकाइसिस, स्किंटिलेंस। ये क्या होता है, ये भी वाइट होते हैं, बट दे आर रिफ्रैक्टाइल बॉडीज़। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होगी, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। और ये क्यों बनते हैं, डैमेज्ड आई में बनते हैं, कोई ट्रॉमा हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, विट्रस हैमरेज हुई है, तो ये सिंकाइसिस स्किंटेलेंस हमारे पास बनेंगे। एग्जामिनेशन करेंगे तो गोल्डन शावर अपेयरेंस नज़र आएगी, और कंडीशन इज़ सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स कॉज करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लेमेटरी ओपेसिटीज़। ये क्यों है, क्योंकि कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, उसकी वजह से एक्सुडेट्स निकले। इन्फ्लेमेशन क्या हो सकती है, आइरिडोसाइक्लाइटिस, पास प्लेनाइटस। पास प्लेनाइटस क्या होता है, हमें सिलरी बॉडीज़ की दो स्ट्रक्चर पता है, आगे वाला जो एंटीरियर साइड होती है उसे हम कहते हैं पार्स प्लाइकेटा, और जो पीछे वाला होता है पोस्टीरियर साइड सिलरी बॉडी की, उसे हम कहते हैं पार्स प्लाना। तो इस पार्स प्लाना की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, पोस्टीरियर सिलरी बॉडीज़ की हो जाए, वी कॉल इट पार्स प्लेनाइटस। उसके अलावा पोस्टीरियर यूवियाइटिस, एंडोफ्थेल्माइटिस, इन सारी इन्फ्लेमेशंस में इन्फ्लेमेटरी ओपेसिटीज़ बनेंगी। ये क्यों बनती हैं, एक्सुडेट्स की वजह से बनती हैं। नेक्स्ट है अमोलॉइड डीजनरेशन। अब इसमें होता क्या है कि बाइलेटरल दोनों आंखों में होगा, क्यों, क्योंकि ये सिस्टेमिक डिजीज़ है। अमाइलॉइडोसिस, इसमें होता क्या है कि अमाइलॉइड जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है विट्रस में भी और पूरी बॉडी में। सो दीज वर द ओपेसिटीज़ इन द विट्रस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, या इसको हम कह सकते हैं एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, PHPV या APHPV। इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसमें जनरली हमारे पास प्राइमरी विट्रस होता है। उस प्राइमरी विट्रस के अंदर क्या होता है, हेलॉइड वास्कुलर सिस्टम होता है। वो क्यों होता है, ताकि उसने न्यूट्रिशन पहुंचा दी होती है जो लेंस डेवलप हो रहा होता है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो होता है ये रिग्रेस कर जाता है सारा हेलॉइड वास्कुलर सिस्टम और ये प्राइमरी विट्रस, लेकिन अगर तो परसिस्ट हो जाए, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस परसिस्ट हो जाए, इट फेल्स टू रिग्रेस, तो क्या होगा, एक वाइटिश मैस बन जाएगा एट द बैक ऑफ द लेंस। और कभी कभी ये परसिस्ट होने के बाद हाइपरप्लेजिया इसका हो जाता है, हाइपरप्लास्टिक हो जाता है, तो उसकी वजह से लेंस के पीछे एक वाइटिश मैस बन जाएगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, माइक्रोऑफ्थेल्मिक आई आएगी, आंख छोटी होगी, ल्यूकोकोरिया, दिस वाइटिश मैस इज कॉल्ड ल्यूकोकोरिया। ल्यूकोकोरिया क्या होता है, वाइटिश पिपलरी रिफ्लेक्स। जब हम लाइट मारते हैं ना तो हमें जो प्यूपल है वो बहुत वाइट नज़र आता है। तो जब भी ल्यूकोकोरिया होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको APHPV है, इसके लिए जो है वो 7 डिफरेंट DDs हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। ल्यूकोकोरिया या जो वाइटिश पिपलरी रिफ्लेक्स है, ये हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट में भी हो सकता है, रेटिनोप्लास्टोमा में भी हो सकता है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया में भी हो सकता है। APHPV ये जो हम पढ़ रहे हैं, एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विटनेस, इसमें भी हो सकता है, कोट्स डिजीज़ में भी हो सकता है, एंडोफ्थेल्माइटिस में भी हो सकता है, और टॉक्सोकैरियल ग्रैनुलोमा में भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास पैरासाइट्स के जो होंगे वो लार्वे होंगे। तो ल्यूकोकोरिया का हमेशा ये नहीं मतलब होता कि APHPV है, ये कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कुछ भी वाइटिश पीपल, वाइटिश रिफ्लेक्स को हम कहते हैं ल्यूकोकोरिया। ल्यूको मीन्स वाइट। इसके अलावा क्या होगा, लॉन्ग सिलरी प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, एंड दीज आर विजिबल इन डायलेटेड पीपल। सिलरी बॉडीज़ के अंदर से सिलरी प्रोसेसेस निकल रहे हैं, वो थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एनॉमलीज में क्या होगा, कैटरैक्ट और ग्लैकोमा,
तो इस फिर कैटरेक्ट को हम बाद में ट्रीट भी कर लेंगे। तो डायग्नोसिस के अल्ट्रासोनोग्राफी बी, अल्ट्रासोनोग्राफी हमारे पास दो होती हैं, ए और बी। ए इज़ फॉर एक्सियल रेशो एंड बी इज़ फॉर द प्रोफाइल ऑफ द कंपार्टमेंट्स दैट आर इन द पोस्टीरियर ऑफ द आई। उसमें हमारे पास विट्रस आ सकता है। आई के पीछे पीछे जितने भी स्ट्रक्चर्स है, विट्रस है, रेटिना है, उसके अलावा कोरॉइड है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो देता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी बी देता है। तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी बी में विट्रस की भी जो होगी प्रोफाइल वो हमें नज़र आ जाएगी। सीटी स्कैन होगा, तो डायग्नोसिस में अल्ट्रासोनोग्राफी बी और सीटी स्कैन। ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें कैटरेक्ट था, ग्लाइकोमा था, तो हम क्या करेंगे, पार्स प्लाना लेंसेक्टमी, लेंस उड़ा देंगे, कैटरेक्ट हुआ था। एंड द एक्सीजन ऑफ मेम्ब्रेन। प्रोग्नोसिस, विजुअल प्रोग्नोसिस इज पुअर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विट्रस हैमरेज। इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होगी इन द विट्रस कैविटी। इट इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ सडन विजुअल लॉस। और जब भी बंदा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आएगा इमरजेंसी विजिट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम विट्रस हैमरेज ही हुई होगी। टाइप्स के हमारे पास प्री रेटिनल भी है और इंट्राजेल भी है। प्री रेटिनल को हम कहेंगे सब हेलॉइड, क्योंकि रेटिना और विट्रस आपस में टच होते हैं किसके थ्रू, हेलॉइड मेम्ब्रेन। जो कॉर्टिकल विट्रल फाइबर्स हैं वो आपस में कंडेंस कर जाते हैं और वो हेलॉइड मेम्ब्रेन बनाते हैं। वो जो हेलॉइड मेम्ब्रेन होती है वो रेटिना के साथ प्रेस्ड होती है। तो अगर यहाँ पर हेमरेज हुई, दिस इज कॉल्ड सब हेलॉइड या फिर प्री रेटिनल, रेटिना से आगे। और अगर इंट्राजेली तो हम उसे कहेंगे इंट्राजेल। तो कॉजेज़ हमारे पास हेमरेज की क्या है, विट्रस में हमारे पास ब्लड कहाँ से आ सकता है, कोई नॉर्मल वेसल है वो रप्चर हो गई है, कोई एब नॉर्मल वेसल है वो बन गई है, या फिर इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी वेसल की, या फिर ब्लड जो है वो किसी एडजेसेंट साइड वाले स्ट्रक्चर से आया है जहाँ पर पैथोलॉजी है, फॉर एग्जांपल रेटिना और कोरोइड, वहाँ पर कोई पैथोलॉजी है, वहाँ से जो ब्लड वो इधर आया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रप्चर ऑफ द नॉर्मल वेसल्स। जब नॉर्मल वेसल्स रप्चर होंगी उसमें हमारे पास विट्रस हैमरेज होगी। कैसे होगी, कोई ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, कोई परफोरेटिंग इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से हमारे पास नॉर्मल वेसल्स रप्चर करेंगी। और क्या हो सकता है, पीवीडी, पोस्टीरियर विट्रस डिटैच हो गया, तो जो ब्लड वेसल हैं वो रप्चर करेंगी। ठीक है, इसमें विट्रस ट्रैक्शन, विट्रस खींचेगा अंदर की तरफ, तो उसमें जो होंगी वो रप्चर करेंगी। उसकी वजह से क्या होगा, रेटिनल टीयर आएगा, रेटिना के ऊपर एक टीयर आएगा। उसके अलावा ट्रिसन सिंड्रोम हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, जिसमें जो है खून वो रुकता ही नहीं है, ठीक है, बार बार ब्लीड किया जाता है, उसमें हमारे पास नॉर्मल वेसल्स का रप्चर होगा। उसके अलावा एबनॉर्मल वेसल्स, कोई एबनॉर्मल वेसल बन गई जिसको हम कहें नियोवास्कुलराइजेशन हो गई है, तो उस केस में वो जो वेसल्स होंगी वो बड़ी लीकी होंगी या वो हर 2 मिनट बाद फट जाएंगी, क्योंकि वो एबनॉर्मली बनी हुई हैं। तो इसमें क्या होगा, रेटिना को जब इस्कीमिया होगा तो उस इस्कीमिया के रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वो वेसल्स बनाना शुरू करेगा। दिस इज़ कॉल्ड नियोवास्कुलराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स। वो जो न्यू वेसल्स होंगी वो बड़ी लीकी होंगी और वो इजीली ब्लीड कर जाएंगी। तो ये जो हमारे पास न्यू वास्कुलराइजेशन है ये रेटिना में भी हो सकती है, ये कोरोइड में भी हो सकती है। अगर तो हुई रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन तो वो क्यों होगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो सकती है, रेटिनल वेल ऑक्लूजन में हो सकती है, सिकल सेल रेटिनोपैथी में हो सकती है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योर जिसको ROP कहते हैं, ठीक है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेचोरिटी। इसमें रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया आएगा एंड स्टेज पे जाकर, ठीक है। ऑक्यूलर इस्कीमिक सिंड्रोम हो सकता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। इन सारी रेटिनल डिजीज़ में रेटिनल नियोवास्कुलराइजेशन होगी और उसकी वजह से हैमरेज होगी, विच इज़ कॉल्ड विट्रस हैमरेज। और कोरॉइड की अगर नियोवास्कुलराइजेशन होगी वो क्यों होगी, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, ARMD। ये हमारे पास ड्राई भी होता है, वेट भी होता है। ड्राई में एट्रोफी होती है, वेट में न्यू वेसल्स बनती हैं और वो बहुत ज़्यादा लीकी होती हैं और उसकी वजह से विट्रस हैमरेज होती है। सो वी कैन से वेट ARMD हो सकता है। हाई मायोपिया, मायोपिया में आई बॉल की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा और क्या हो सकती है, हमने कॉजेज़ रप्चर पढ़ ली, ठीक है। उसके अलावा एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स वो पढ़ ली, रेटिना में भी होंगी, कोरॉइड में भी होंगी। एक और कॉज हो सकती है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल, फॉर एग्जांपल ईल्स डिजीज़, जिसे हम कहें पेरिफ्लेबाइटिस, जिसमें हमारे पास न्यू वेसल्स रेटिना पे बनेगी। रेटिनल वास्कुलाइटिस, ठीक है, वो जो रेटिना की वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन एक और कॉज है ब्लड फ्रॉम एडजेसेंट पैथोलॉजी, आसपास कोई स्ट्रक्चर है रेटिना और कोरॉइड, वहाँ से ब्लड जो है वो टूर के किधर तक आ गया, विट्रस तक आ गया। तो इसमें हमारे पास आ सकता है रेटिनल मैक्रो एन्यूरिज्म, कोई एन्यूरिज्म है, कोट डिजीज़, इसमें हमारे पास वेसल्स उनकी बीमारी है, ठीक है, वो लीकी होती हैं। और क्या हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा, मलिग्नेंट मेलानोमा, ये सारे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होती हैं ना
वो हमारे पास हो सकती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनल टीयर। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास सिम्टम्स आएंगे और साइंस आएंगे। सिम्टम्स में जब हैमरेज स्मॉल होगी तो सिर्फ हमें फ्लोटर्स नजर आएंगे, जब हैमरेज मैसिव होगी तो देयर इज़ पेनलेस लॉस ऑफ विजन, नज़र आना बंद हो जाएगा। साइन में क्या है, विजुअल एक्यूटी जो है वो कम हो जाएगी। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ऑफ्थेल्मोस्कोपी दो होती है, एक नियर वाली होती है और एक डिस्टेंस। डिस्टेंस वाली में क्या होता है, आर्म्स लेंथ रखनी होती है, और जो नियर वाली होती है वो तो वैसे ही अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा फासला रखना होता है। तो डिस्टेंट अगर डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी की, ऑफ्थेल्मोस्कोपी से हमें क्या नजर आएगा, रेटिना वगैरह नजर आएगा। तो इसमें हमें क्या नजर आएगा, ब्लैक शेडोज नजर आएंगे अगर स्मॉल हेमरेजेस ही हैं, और अगर मैसिव हेमरेजेस ही हैं तो देयर इज लॉस ऑफ रेड ग्लो। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में क्या नजर आएगा, विट्रस हैमरेज। अल्ट्रासोनोग्राफी बी कराएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी दो होती हैं, ए और बी। ए इज फॉर एक्सिलरेशन एंड बी इज फॉर द डिटेल ऑफ विट्रस रेटिना एंड कोरॉइड। तो अल्ट्रासोनोग्राफी बी करेंगे तो हमें डायग्नोसिस मिल जाएगा विट्रस हैमरेज का। अब इसके अलावा विट्रस हैमरेज तो हो गई है, अब इसकी फेट क्या है, इसका कोर्स क्या है, या तो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, या ऑर्गेनाइज हो जाएगा, या घोस्ट सेल ग्लाइकोमा बना देगा। अगर ये भी ना हुआ तो फिर और क्या करेगा, इसमें हीमोसिड्रोसिस बल्बाई करेगा या रेटिनल डिटैचमेंट। अगर तो ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा तो विट्रस जो होगा वो दोबारा क्लियर हो जाएगा, और इसके लिए 4 से 8 हफ्ते लगेंगे। अगर ऑर्गेनाइज हो जाएगी जो हेमरेज हुई है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ येलो वाइट डेब्रिस। घोस्ट सेल ग्लाइकोमा हो सकता है ए फेक, एक पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसमें लेंस ही नहीं है, ए फेक ही है, बगैर लेंस के फिर है, उसमें घोस्ट सेल ग्लाइकोमा होगा। ये क्या होता है, ये सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है। क्यों होता है, इसमें जो डीजेनरेटेड आरबीसीज हैं वो हमारे पास ट्रेबिकुलर मैश को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ये जो डीजेनरेटेड आरबीसीज हैं, हेमरेज हेमरेज हुई ना, हेमरेज से आरबीसीज आए हैं, तो ये जो आरबीसीज हैं डीजेनरेटेड, इन्हें हम कहते हैं घोस्ट सेल्स। ये जो घोस्ट सेल्स यानी आरबीसीज हैं, ये क्या करेंगे, ट्रेबिकुलर मैश जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। सो दिस सेकेंडरी ओपन ग्लाइकोमा इज नोन एज घोस्ट सेल ग्लाइकोमा। और क्या फेट है इसकी, हीमोसिड्रोसिस बल्बाई। हीमोसिड्रिन मीन्स आयरन, ठीक है, हीमोसिड्रोसिस टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन, अक्यूमुलेशन ऑफ आयरन। बल्बाई, बल्ब, बल्ब मीन्स ग्लोब, ठीक है, ये जो आई है हमारी, तो आई में अगर हमारे पास आयरन जो है ओवरलोड हो जाए, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, दिस इज हीमोसिड्रोसिस बल्बाई। जब हेमरेज होगी, हेमरेज होगी तो ब्लड आएगा, ब्लड में क्या होंगे, आरबीसीज, आरबीसीज में होता है आयरन और हीमोग्लोबिन, तो वो हमारे पास अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इट इज़ कॉज बाय आयरन टॉक्सिसिटी एज हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन। उसके अलावा आरडी हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट। क्यों, क्योंकि प्रोलिफरेटिव विट्रो रेटिनोपैथी हुई है, उसकी वजह से रेटिना जो है वो सेंसरी रेटिना, वो पिगमेंटेड रेटिना से डिटैच हो जाएगा, दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होगा, बेड रेस्ट होगा, सर उठा कर रखेंगे, एलिवेटेड बायलैटरल आई पैचिंग, दोनों आई पे पैच लगा देंगे। इंट्रा विट्रल वेचएफ, विट्रस के अंदर एंटी वास्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर डालेंगे ताकि जो हमारी न्यू वास्कुलराइजेशन हुई है, न्यू वेसल्स बन रही हैं, वो रुक जाएं, एंटी वेजेफ, ठीक हो गया। एंड इन्हांसेस द रेजोल्यूशन ऑफ विट्रस हैमरेज। और जितनी, क्योंकि हैमरेज क्यों होती है, न्यू वेसल्स बनने से ही होती हैं, वो लीकी होती हैं, तो ना न्यू वेसल्स बनेंगी ना हैमरेज होगी। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, कोई अगर कॉज है तो उसकी ट्रीट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हैमरेज हो रही है रेटिनल ब्रेक से तो उस रेटिनल ब्रेक को ट्रीट करेंगे। कोई प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है उसकी वजह से हैमरेज हो रही है तो उसको ट्रीट करेंगे। विट्रैक्टमी करेंगे थ्रू पास प्लाना रूट। विट्रैक्टमी अब हम एंटीरियर भी कर सकते हैं, अगर एंटीरियर विट्रैक्टमी हो तो वो लिम्बस से होती है, और जो दूसरी साइड से आते हैं उसे हम कहते हैं पार्स प्लाना रूट। इस केस में हम पार्स प्लाना रूट, ये कौन सा रूट होता है, जो सिलरी बॉडीज़ होती है ना, उनकी एक एंटीरियर साइड होती है एक पोस्टीरियर, जो एंटीरियर वाली होती है उसे हम कहते हैं पार्स प्लाइकेटा, और जो पोस्टीरियर होती है उसे कहते हैं पार्स प्लाना। तो ये जो होगा रूट, ये पोस्टीरियर सिलरी बॉडीज़ के थ्रू आएंगे। क्यों, क्योंकि वो ए वास्कुलर होती है, वहाँ पर कोई वेसल्स नहीं होती, तो हम पार्स प्लाना के थ्रू आकर विट्रैक्टमी करेंगे, विट्रस जो होगा वो काट देंगे। अब ये हम विट्रैक्टमी क्यों करेंगे, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, विट्रस हैमरेज जो है वो क्लियर नहीं हो रही, 3 महीने हो गए। उसके अलावा घोस्ट सेल ग्लाइकोमा हो गया, जो सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा हुआ है, जो आरबीसीज ने मैश जो ब्लॉक किया था उसकी वजह से, या फिर नियोवास्कुलराइजेशन हो गई है आयरस की, तो इन केसेस में हम करेंगे विट्रैक्टमी।
ये जो नियोवास्कुलराइजेशन हुई है आयरस की, इसको हम प्यार से कहते हैं रूबियोसिस आयराइडस, ठीक है, रूबियोसिस आयराइडस। या विट्रस हैमरेज नहीं क्लियर हो रही 3 महीने से, या फिर घोष सेल ग्लैकोमा, इन केसेस में हम विट्रैक्टमी करेंगे थ्रू पार्स प्लाना रूट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विट्रैक्टमी। विट्रैक्टमी क्या है? इट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द विट्रस। जितना विट्रस है उसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे। क्यों करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिस्टोर द विजन। हमने विजन जो है वो रिस्टोर करना है। किस तरह कर सकते हैं? अगर तो विट्रस के अंदर कोई ओपेसिटीज़ है, बैंड्स या हेमरेजेस है, उसको रिमूव कर देंगे। एपीरेटिनल मेम्ब्रेन है, यानी रेटिना से ऊपर विट्रस और रेटिना के बीच में कोई मेम्ब्रेन है, उसको रिमूव कर देंगे। या रेटिना के ऊपर कोई ट्रैक्शन आई हुई है, खिंचाव आई हुई है, तो हम ना रिविटर्स को थोड़ा सा काट देंगे ताकि वो जो ट्रैक्शन है, खिंचाव है, वो रिलैक्स हो जाए। टू रिलीव द ट्रैक्शन ऑन द रेटिना, ये भी हम कर सकते हैं। ये भी विट्रैक्ट में इसलिए भी कर सकते हैं। और विट्रस में हम क्या कर सकते हैं? विट्रस में हम इंटरनल टैम्पोनेट क्रिएट कर सकते हैं। सिलिकॉन ऑयल या गैस या कोई एक्सपेंडिंग गैस, ये जब हम अंदर इसके अंदर विट्रस के अंदर भर देंगे तो क्या होगा? विट्रस स्टफ्ड हो जाएगा, इसका प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, इसको हम कहेंगे ये इंटरनल टैम्पोनेट है। फिर क्या होगा? विट्रस के बाहर सेंसरी रेटिना है, तो ये विट्रस उसको पुश करेगा कि वो सेंसरी रेटिना जो है वो पिगमेंटेड रेटिना के साथ चिपक जाए, दोबारा अटैच हो जाए, री अटैच हो जाए। तो इस केस में जो डी अटैच्ड सेंसरी रेटिना था पिगमेंटेड रेटिना से, उसको हम टैम्पोनेट क्रिएट करके री अटैच कर रहे हैं। तो हम विट्रैक्टमी की अगर टाइप्स पढ़ रहे थे तो ये दो तरह की हो सकती है। एंटीरियर विट्रैक्टमी भी हो सकती है और पार्स प्लाना विट्रैक्टमी भी। एंटीरियर विट्रैक्टमी में हम लिम्बस के थ्रू अप्रोच करेंगे और जो होगा ना विट्रस, उसको हम काट देंगे। इसकी इंडिकेशन क्या है? एंटीरियर विट्रैक्टमी हम क्यों करेंगे? कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान कोई कैटरेक्ट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, हमसे विट्रस लॉस हो गया, इस केस में एंटीरियर विट्रैक्टमी। कोई विट्रस जो है वो वूंड के अंदर घुस गया, उसकी इनकार्सरेशन हो गई है, तो इस केस में जो है वो हम एंटीरियर विट्रैक्टमी कर सकते हैं। और किस में? बुलस कैरेटोपैथी। कैरेटो मीन्स कॉर्निया, पैथी मीन्स डिसऑर्डर या इन्फ्लेमेशन। तो अगर तो कॉर्निया के ऊपर बुलस निकल गए, इतने बड़े बड़े वेसिकल्स डूम लाइक शेप्ड के कोई बुलस निकल गए और वो बार बार विट्रस के साथ टच हो रहे हैं, इस केस में भी हम विट्रैक्टमी कर सकते हैं। कौन सी करेंगे? एंटीरियर विट्रैक्टमी। फिर दूसरी आती है हमारे पास पार्स प्लाना विट्रैक्टमी। हमें पता है कि जो सिलरी बॉडीज़ होती हैं उनकी दो साइडें होती हैं, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। जो पोस्टीरियरली होती है पीछे वाली, उसको कहते हैं पार्स प्लाना। एंटीरियर वाली जो होती है उसे कहते हैं पार्स प्लाइकेटा। जो पोस्टीरियर पीछे वाली साइड है पार्स प्लाना, अगर वो ना हमारे पास ए वास्कुलर जोन है, उधर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं है, तो हम इसके थ्रू अगर हम अप्रोच करें, वी कॉल इट पार्स प्लाना विट्रैक्टमी। इसकी इंडिकेशन क्या है? एंडोफ्थेल्माइटिस में कर सकते हैं, विट्रस हैमरेज में कर सकते हैं, ईयल्स डिजीज़ में कर सकते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी जिसको कहें रिट्रोलेंजल फाइब्रोप्लेजिया, उसमें कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर कोई न्यूक्लियस हमसे ड्रॉप हो गया विट्रस में, रिमूवल ऑफ द ड्रॉप न्यूक्लियस इन द विट्रस, उसमें कर सकते हैं। इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी कोई आ गई है, उसको रिमूव करने में कर सकते हैं, ये पार्स प्लाना विट्रैक्टमी। और किस में कर सकते हैं? परसिस्टेंट प्राइमरी हाइपरप्लास्टिक विट्रस, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, जिसमें जो वो रिग्रेस नहीं होता, ठीक है, हाइलॉइड सिस्टम वास्कुलर, उस केस में हम पार्स प्लाना विट्रैक्टमी कर सकते हैं। और अगर कोई विट्रस मेम्ब्रेन या बैंड्स आ गए हैं तो उस केस में भी हम कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोवाइडिंग द इंटरनल टैम्पोनेड, तो जो विट्रस होता है, ठीक है, उसके अंदर जब हम टैम्पोनेड जो होता है वो बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कोई एयर डाल देते हैं, ठीक है, कोई गैस डाल देते हैं, कोई लिक्विड डाल देते हैं, ताकि उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए, बल्किंग हो। तो विट्रस की जगह कोई सब्सटीट्यूट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं विट्रोरेटिनल सर्जरी में, वो क्या हो सकते हैं? वो एयर हो सकती है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशंस, एक्सपेंडिंग गैस, हैवी लिक्विड्स और सिलिकॉन ऑयल्स। तो अब ये हम विट्रस सब्सटीट्यूट्स यूज़ क्यों करते हैं? टू रिस्टोर द इंट्राओकुलर प्रेशर और टू प्रोवाइड द इंटरनल टैम्पोनेट इन द रेटिनल रीअटैचमेंट, ताकि रेटिना को हम रीअटैच करें। जो सेंसरी रेटिना है, जो पिगमेंटेड रेटिना से उखड़ गया था, उसको हम सेंसरी को वापस चिपका दें पिगमेंटेड के साथ। तो विट्रस सब्सटीट्यूट्स में क्या आएगा? एयर आएगा, ये कॉमनली यूज्ड है, एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब विद इन 3 days। 3 दिनों के बाद इसका जो टैम्पोनेट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, रिंगोलैक्ट आ सकते हैं जिसमें, या फिर हमारे पास बैलेंस्ड सॉल्यूशन आ सकता है, BSS। एक्सपेंडिंग गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी हैं? SF6 है, उसके बाद C2F6 है, C3F8 है। उसके अलावा हैवी लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं जिन्हें PFCl कहते हैं, पर फ्लोरोकार्बन लिक्विड्स। ये क्या होते हैं? इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है एंड दे सेटल
इन्फीरियरली, ये नीचे करके ना बैठ जाते हैं क्योंकि इनकी ग्रेविटी ज़्यादा है। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? टू रिमूव द ड्रॉप्ड न्यूक्लियस। अगर कोई कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं और हमने उस लेंस को एस्पायर करना था, न्यूक्लियस को बाहर खींचना था और हमसे वो ड्रॉप हो गया, इस केस में हम PFCL जो होगा वो डाल सकते हैं। और किस लिए कर सकते हैं? कोई जॉइंट टीयर आ गया रेटिना में और वो फोल्ड हो गया, उसको अनफोल्ड करने के लिए। सो इसकी दो इंडिकेशन है, टू रिमूव ड्रॉप न्यूक्लियस एंड टू अनफोल्ड जॉइंट टीयर। उसके अलावा हमारे पास सिलिकॉन ऑयल्स हो सकते हैं। ये क्या है? इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, लाइटर देन वाटर, पानी से भी कम। तो जो ऑयल है ना, ये बॉयंट है, ये क्या होंगे? ये सरफेस से ऊपर तैरते रहेंगे, ठीक है, ये ऊपर ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे। सो तो फिर हम इसको यूज़ कैसे, कहाँ कर सकते हैं? सो दे आर यूज टू प्रोवाइड प्रोलॉन्ग इंटरनल टैम्पोनेट आफ्टर रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी। रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी हमने किया, हमने पकड़ के रेटिना रीअटैच किया और हमने अब प्रोलॉन्ग इंटरनल टैम्पोनेट इसके कास्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिलिकॉन ऑयल्स यूज़ करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट विट्रैक्टमी।